नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा रचित मुझसे पहली सी मोहब्बत का व्याख्या भाग। फैज़ अहमद फैज़ प्रसिद्ध शायर थे जिन्होंने अनेक शायरी संग्रह लिखे, अनेक रचनाएं लिखी और शायरी संग्रह के अलावा भी उन्होंने अनुवाद कार्य किया, निबंध लेखन भी किया। लेकिन हमारे यहाँ जो व्याख्या भाग है वह इनका शायरी संग्रह है मुझसे पहली सी मोहब्बत, उसकी व्याख्या भाग। यह इनकी प्रतिनिधि कविताओं के अंदर संकलित है और प्रतिनिधि कविताओं के अंदर संकलित इस भाग की हमें व्याख्या करनी है जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। फैज़ अहमद फैज़ का जन्म 1911 में हुआ था और उस टाइम तत्कालीन हिंदुस्तान में सियालकोट में हुआ था। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी थी, जैसे नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, मीज़ान, फैज़ से, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग इत्यादि इन्होंने रचनाएं लिखी थी। बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, बहुत सारे शायरी संग्रह लिखे थे, कविता लेखन का कार्य भी इन्होंने किया था। हमें जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसका व्याख्या भाग करना है और उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर भी हमारे पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो हमें व्याख्या भाग ध्यान से करना है। व्याख्या भाग ध्यान पूर्वक पढ़ने से और समझने से हमारे इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी क्लियर हो जाएंगे। फैज़ अहमद फैज़ की मुझसे पहली सी मोहब्बत की व्याख्या करने से पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें क्या लिखना है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि कविताओं में संकलित मुझसे पहली सी मोहब्बत से ली गई है, जिसके रचनाकार प्रसिद्ध शायर फैज़ अहमद फैज़ हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने शायरी और कविता लेखन के अलावा अन्य लेखन कार्य भी किया था। ये अपने फनकारों की वजह से, अपने फन की वजह से, फन के कारण नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित हुए थे। मुझसे पहली सी मोहब्बत इनकी काव्य रचना है जो उन्होंने अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए लिखी है। ये हमें इसके प्रसंग में लिखना है। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या के अंदर कवि कहता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने मांग। कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे मेरे महबूब, मुझसे पहले जैसी मोहब्बत न मांग। पहली सी मोहब्बत, तो यहाँ सी है, उपमा अलंकार है इसके अंदर। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। हे मेरे महबूब, मुझसे पहले जैसी मोहब्बत न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। हयात का अर्थ होता है जीवन, दरख्शां का अर्थ होता है सुखमय। दरख्शां है हयात का पूरा अर्थ क्या हुआ? सुखमय जीवन। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, कि मैंने यह समझा था कि अगर तू मेरे जीवन में है, मेरी जिंदगी में है, तो मेरा जीवन सुखमय जीवन है। तेरा गम है तो गम ए दहर का झगड़ा क्या है। गम ए दहर का अर्थ होता है सांसारिक दुख। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि अब जब मुझे तेरा गम है तो मुझे सांसारिक दुखों का झगड़ा क्या है, अर्थात मुझे सांसारिक दुखों की क्या चिंता करनी, सांसारिक दुखों से क्या निराश होना, क्योंकि उन सब दुखों से ज़्यादा मुझे तेरा गम है। तेरा गम है तो गम ए दहर का झगड़ा क्या है। गम ए दहर का अर्थ है सांसारिक दुख, कि अगर तेरा गम है तो सांसारिक दुखों का, संसार के गमों का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। सबात का अर्थ होता है ठहराव, ठहर जाना, और आलम का अर्थ होता है दुनिया। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, कि तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी सूरत से इस दुनिया की बहारें रुक सी गई है, इस दुनिया की बहारों में ठहराव आ गया है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। सबात का अर्थ ठहराव, रुक जाना। आलम का अर्थ दुनिया, कि तुम्हारी सूरत से, तुम्हारी सुंदरता से इस दुनिया की बहारें रुक गई है, इस दुनिया की बहारों में ठहराव आ गया है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि तुम्हारी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा ही क्या है, अर्थात तुम्हारी आंखों के सिवा इस दुनिया में और कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो देखने लायक हो, दूसरी वस्तु नहीं है जो देखने लायक हो। इसके अंदर कवि फैज़ अहमद फैज़ अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि हे मेरी महबूबा, मुझसे पहले जैसी मोहब्बत ना मांग। मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात की। मैंने ये समझ लिया था कि अगर तू मेरे जीवन में है तो मेरा जीवन सुखमय जीवन है। तेरा गम है तो गम ए दहर का झगड़ा क्या है। और अब जब मुझे तुम्हारा गम मिल गया है तो सांसारिक दुखों से मुझे क्या लेना देना, उनका क्या झगड़ा है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी सूरत से इस दुनिया की बहारों में ठहराव आ गया है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तुम्हारी आंखों के अलावा इस दुनिया में देखने लायक कोई दूसरी वस्तु ही नहीं, दूसरा उपमान ही नहीं है। यहाँ पर तेरा गम है तो गम में दहर का झगड़ा क्या है के पश्चात प्रश्नवाचक चिन्ह है और अंतिम पंक्ति के अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये हमें इसके विशेष में लिखना है। सबसे पहले हमें इसका विशेष लिखेंगे, उसमें लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम्हारे होने से ही मेरा जीवन सुखमय जीवन है और तुम्हारे चले जाने से मेरा जो जीवन है वो दुखों से भर गया है। दूसरी पंक्ति, इसकी भाषा उर्दू की शब्दावली का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। वो हमें लिखना है कि उर्दू की शब्दावली का बहुतायत में प्रयोग किया गया है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में सक्षम है। भाषा में प्रवाहमयता का गुण विद्यमान है, भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं हम। इसके अंदर व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग वही लिखना है जो हमने पहले पद्यांश की व्याख्या करते समय प्रसंग लिखा था। सेम टू सेम वही प्रसंग यहाँ लिखना है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। तकदीर का अर्थ होता है किस्मत। ये उर्दू का शब्द है। तकदीर का अर्थ क्या होता है? किस्मत। और निगूं का अर्थ होता है बदल जाना। निगूं का अर्थ क्या होता है? बदल जाना, परिवर्तित हो जाना। जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। कवि कहता है कि अगर मुझे तू मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल जाए, मेरा नसीब बदल जाए। यूं ने था मैंने फ़कत चाहा था, यूं हो जाए कि मैंने तुम्हें चाहत के लिए चाहा था, ऐसे नहीं चाहा था। फ़कत का अर्थ होता है मुफ्त में, कि मैंने तुम्हें ऐसे ही मुफ्त में नहीं चाहा था, मैंने तुम्हें चाहत के लिए चाहा था। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। कवि कहता है कि इस ज़माने में, इस दुनिया में प्रेम के अलावा दूसरे भी दुख हैं, राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा। राहत का अर्थ होता है आनंद और वसल की राहत का अर्थ होता है मिलन का आनंद। कवि कहता है कि इस दुनिया में मिलन के आनंद के अलावा दूसरे आनंद और भी हैं। अर्थात इसकी व्याख्या के अंदर कवि कहता है कि अगर तू मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल जाए, मेरी तकदीर बदल जाए। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहने के लिए चाहा था, मुफ्त में नहीं चाहा था। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। इस ज़माने में, इस दुनिया में प्रेम प्यार के अलावा अन्य दुख भी हैं, दूसरी समस्याएं भी हैं, राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा। और दुख, मोहब्बत के अलावा दुख भी दूसरे बहुत हैं इस दुनिया में, और मिलन के आनंद के अलावा दूसरे आनंद भी और हैं दुनिया में। यहाँ पर कवि कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक दुख मोहब्बत का दुख नहीं है, इसके अलावा दूसरे दुख भी जिंदगी में होते हैं। और इसके अलावा मिलन के आनंद के अलावा दूसरे आनंद भी होते हैं। यानी सब कुछ मोहब्बत नहीं होता, मोहब्बत के अलावा दूसरे दुख भी होते हैं, और मोहब्बत में मिलन के आनंद के अलावा दूसरे आनंद भी होते हैं। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष के अंदर हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में फैज अहमद फैज कहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत के अलावा दूसरे दुख भी हैं और मोहब्बत के अलावा दूसरे आनंद भी हैं।
यह इसका सार है जो कवि कहना चाहता है। दूसरी पंक्ति में उर्दू की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में सक्षम है, अर्थात कवि जो अपने भाव व्यक्त करना चाहता है वो इस शब्दावली से अच्छी तरह से व्यक्त हो रहे हैं। भाषा में चित्रात्मकता का गुण है, प्रवाहमयता का गुण विद्यमान है, ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं हम। अनगिनत सदियों के तारीख बहीनामा तिलिस्म, अनगिनत सदियाँ, अनेक सदियाँ, तारीख बहीनामा तिलिस्म, तिलिस्म का अर्थ होता है जाल, जाल बुनना, और तारीख बहीनामा का अर्थ होता है क्रूरता का अंधकार में जाल। तारीख बहीनामा तिलिस्म, इन तीनों शब्दों को मिलाकर इसका जो अर्थ बनता है वह बनता है क्रूरता का अंधकार में जाल। अनगिनत सदियों के तारीख बहीनामा तिलिस्म, कि अनगिनत, जिनकी गणना ही नहीं की जा सके, इतनी सदियों से यहाँ पर क्रूरता का अंधकार में जाल बुना हुआ है। इस दुनिया के अंदर अनगिनत सदियों से एक क्रूरता का अंधकार में जाल बुना हुआ है। रेशम ओ अतलस ओ कम ख्वाब में बुनवाए हुए, रेशम ओ अतलस ओ कम ख्वाब, इसका अर्थ होता है कीमती वस्त्र। रेशम व अतलस व कम ख्वाब अर्थात कीमती वस्त्र। रेशम व अतलस व कम ख्वाब में बुनवाए हुए अर्थात रेशम से कीमती वस्त्र बुनवाए हुए। जा बचा बताते हुए, जा बचा का अर्थ होता है जगह जगह, बताते हुए कच्चा ओ बाजार में जिस्म। कवि कहता है कि इस दुनिया में अनगिनत सदियों से क्रूरता का अंधकार में जाल फैला हुआ है। रेशम व अतलस व कम ख्वाब में बुनवाए हुए, रेशम के बनाए हुए कीमती वस्त्र यहाँ जगह जगह बेचे जाते हैं। जाबचा का अर्थ होता है जगह जगह, बताते हुए का अर्थ होता है बेचते हुए, जगह जगह बेचे जाते हैं। कच्चा ओ बाजार में जिस्म, इसके अलावा यहाँ हर जगह हर बाजार में शरीर भी बेचे और खरीदे जाते हैं। खाक में लिथड़े हुए, खाक मिट्टी, मिट्टी में मिले हुए और खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से। अमराज के तन्नूरों का अर्थ क्या है? बीमारियों की भट्टी, बीमारियों की भट्टी। अमराज का अर्थ बीमारी, तन्नूरों का अर्थ भट्टी, बीमारियों की भट्टी। और यहाँ इस बाजार के अंदर बीमारियों की भट्टी से निकले हुए जिस्म दिखाई देते हैं, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। नासूर का अर्थ क्या होता है? जख्म, कि गलते हुए जख्मों से पीप बहती हुई दिखाई देती है। इन काव्य पंक्तियों के अंदर कवि ने किसका वर्णन किया है? उस बाजार का वर्णन किया है जहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा चलता है, जिस्म बेचे और खरीदे जाते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कवि कहता है कि यहाँ पर इस दुनिया में अनगिनत सदियों से क्रूरता का अंधकार में जाल बुना हुआ है। रेशम से बने हुए कीमती वस्त्र जैसे जगह जगह बेचे जाते हैं, ठीक वैसे ही बाजारों में जिस्म बेचे जाते हैं, और वो जिस्म खाक में लिपटे हुए, खून से नहलाए हुए और बीमारियों की भट्टी से निकले हुए, और इसके अलावा उनके जख्मों से निकलती हुई पीप बहती रहती है। ऐसे जिस्म यहाँ पर खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ इसका कवि ने जो है वो यथार्थ वर्णन किया है, दुनिया के यथार्थ का वर्णन किया है। इसके विशेष के अंदर हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि फैज अहमद फैज ने जिस्म बेचने और खरीदने का वर्णन किया गया है। दूसरी पंक्ति में कवि ने इस दुनिया के यथार्थ का वर्णन किया है। तीसरी पंक्ति में हमें लिखना है, शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये हमें इसके विशेष में लिखना। भाषा में चित्रात्मकता का गुण, भाषा में बोधगम्यता और प्रवाहमयता आदि से अंत तक निरंतर बनी हुई है, ये हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। इनके अंदर, इन चारों के अंदर जो चार पद्यांश है, चारों पद्यांश इनके द्वारा लिखी हुई रचना मुझसे पहले से मोहब्बत से ली गई है, इसलिए इन चारों का प्रसंग एक ही होगा। जो मैंने शुरू के पद्यांश की व्याख्या करने से पहले आपको बताया था कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि कविताएं
में संकलित मुझसे पहले सी मोहब्बत कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज है। ये पंक्तियाँ इन्होंने अपनी प्रेमिका को समर्पित की है, संबोधित की है। ये इसके बारे में हमें लिखना, उसके पश्चात इसकी व्याख्या शुरू करनी है। लौट जाती है इधर को भी नजरें, क्या कीजिए। नज़र का अर्थ क्या होता है? निगाहें। कवि कहता है कि जो ऊपर पहले पद्यांश में हमने व्याख्या की है, उसके अंदर कवि कहता है कि कभी कभी इस तरफ भी मेरी नज़रें, मेरी निगाहें हैं, वो लौट जाती है। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। ये हस्न नहीं है, यहाँ पर हुस्न आएगा शब्द। और दिलकश का अर्थ है आकर्षक, कि आज भी तेरा हुस्न है वो अत्यंत आकर्षक है, लेकिन क्या किया जा सकता है। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। इस दुनिया में, इस संसार में मोहब्बत के अलावा और भी दुख हैं, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। इस दुनिया में राहत का अर्थ है आनंद, और वसल की राहत का अर्थ मिलन का आनंद। और इस दुनिया में मिलन के आनंद के अलावा अन्य आनंद भी है। मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, हे मेरी महबूब मुझसे पहले जैसी मोहब्बत मत मांग। कवि ने जो ऊपर वर्णन किया था पहले पद्यांश में, उसी के आधार पर आगे बोल रहा है कि कभी कभी मेरी नज़रें इधर भी चली जाती है जहाँ पर जिस्मों का ऐसा खेल चलता है। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, अब भी तेरा आकर्षक हुस्न है वो अत्यंत आकर्षक है, मगर अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि इस ज़माने में मोहब्बत के अलावा दूसरे दुख भी हैं, दूसरी समस्याएँ भी हैं, और मिलन के आनंद के अलावा दूसरे आनंद भी हैं। इसलिए मुझसे पहले जैसी मोहब्बत मत मांग। ये इसका व्याख्या है। और उसके पश्चात इसके विशेष के अंदर हमें क्या लिखना है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के अंदर कवि फैज अहमद फैज ने बताया है, अपनी महबूबा को बताया है कि इस दुनिया में, इस ज़माने में मोहब्बत के अलावा और भी दुख है, और मिलन के आनंद के अलावा और भी आनंद है। दूसरी पंक्ति के अंदर उर्दू की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में सक्षम है, प्रश्न शैली है। यहाँ दूसरी पंक्ति जो है, इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। ये सब हमें इसमें लिखना है। भाषा में प्रवाह महत्ता निरंतर बनी हुई है। ये सब इसके विशेष के अंदर हमें लिखना है। विशेष के अंदर ये 6-7 पंक्तियाँ जो अलग अलग आपको लिखनी है। पहले प्रसंग, फिर व्याख्या, और फिर इसका विशेष। आज की ये व्याख्या हो गई कवि फैज अहमद फैज के द्वारा रचित मुझसे पहले सी मोहब्बत का व्याख्या भाग। और इनकी ये रचना मुझसे पहले सी मोहब्बत, इनकी प्रतिनिधि कविताएं जो है उनके अंदर संकलित है। अब हम आगे इनकी जो दूसरी कविता है उसका व्याख्या भाग हम इनकी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।